गुड मॉर्निंग बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे, घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, घर में अपने माता पिता का कहना मान रहे होंगे और जो हम आपको वीडियोस के द्वारा जो आपको चैप्टर्स वगैरह करवा रहे हैं, जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो आप बिल्कुल कर रहे होंगे। ठीक है, पूरी उम्मीद करता हूँ साइंस के आप बच्चे हैं, सारी चीजें जो है बहुत ही ढंग से करते हैं। तो अपने माता पिता का कहना मानना भी सबसे बड़ी चीज है। अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का अगर आप कहना मानोगे तो लाइफ में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बेटा, तो हम जो चीज कर रहे थे उसी को उसी चैप्टर को, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पैरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, अब आगे पढ़ेंगे। हमने जो पढ़ा है, हमने मॉडर्न पेरियोडिक टेबल पढ़ी है कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अंदर हमारे 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, ये हम पढ़ चुके। फिर हमने अपनी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स के अंदर बांटा हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एस ब्लॉक जो होते हैं उसके अंदर हमारी मेटल्स हैं, पी ब्लॉक के अंदर हमारी मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, मेटलॉइड भी हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्सा इसका है नॉन मेटल्स का। इसी तरह से हमारा डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के अंदर मेनली आपके हैवी मेटल्स हैं। जो हमारा एस ब्लॉक है उसमें सॉफ्ट मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के अंदर हमारे हैवी मेटल्स हैं। और एक नीचे सबसे प्रेडिक्टेबल के रखा हुआ है एफ ब्लॉक, जिसके अंदर हैवीएस्ट मेटल है और वो ज्यादातर रेडियो एक्टिव होती है। ठीक है, तो ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके। उसके बाद हमने स्टार्टिंग की थी एस ब्लॉक के एलिमेंट से, उनकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एस ब्लॉक के एलिमेंट का हमने पढ़ा था जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में चले जाए वो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, और अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका फर्स्ट ग्रुप है, उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका सेकंड ग्रुप है। उसके बाद हमने पढ़ा था एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देती हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिलवाते हैं, फिर बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और कैसे बंद बनाते हैं, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं या आयनिक बंद बनाते हैं। गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी इनके अंदर जो है विद्युत बहुत आराम से प्रवाहित हो जाती है, इनके अंदर हीट बहुत आराम से प्रवाहित हो जाती है, इनके अंदर लो आयनेशन एनर्जी है क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है। बड़ा साइज होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है, बहुत इजी है, कम एनर्जी लगती है, कम ऊर्जा लगती है, तो इसीलिए इनके अंदर क्या है, लो आयनेशन एनर्जी है। कौन कौन से एलिमेंट है, सोडियम है आपका, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सारे आपके किस में आते हैं, एस ब्लॉक के अंदर। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इनको डिस्क्रिप्शन में बताया था। अब हम आगे चलेंगे तो ज्यादा डिस्क्राइब मैं इनको नहीं कर रहा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है हमने एस के बाद पढ़ा था पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक के अंदर सबसे पहले चीज ये पढ़ी थी लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और इसमें हमने पढ़ा था पी ब्लॉक जो है हमारी 12 से लेके 18 ग्रुप तक जो है वो सारा क्या है, पी ब्लॉक है। और इसमें तीनों चीजें हैं, मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, मेटलॉइड भी हैं। इनकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक वाले से बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ये संयोजी बंध बनाते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं। वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उनके अंदर लो आयनेशन एनर्जी है, इनके अंदर हाई आयनेशन एनर्जी है। उनका साइज छोटा था, बड़ा था, इनका साइज छोटा है। छोटा साइज है, ज्यादा एनर्जी लग रही है, इसीलिए इनकी आयनेशन एनर्जी क्या है बेटा, हाई है। वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे, इलेक्ट्रॉन देते थे, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, खींचते हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अगर आप इनको कंपैरिजन करके लिखने की कोशिश करोगे तो दोनों के अंदर बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और डिटेल के अंदर इनको हम जब फर्दर क्लासेस के अंदर जाएंगे
सब पढ़ेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे अब इनकी 5-6 जनरल प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ठीक है। चलो अब आते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, दैट इज डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट, सबसे पहली बात बेटा, ये थर्ड से लेके 12th जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर हमारे ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी में, तो क्या कहलाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक के अंदर देखो, हमने एस ब्लॉक में पढ़ा मेटल है, हमने पी ब्लॉक में पढ़ा उसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, लेकिन ज्यादातर क्या है? नॉन मेटल। अब डी ब्लॉक में मोस्टली क्या है? मेटल्स हैं, लेकिन हैवी हैं, ये याद रखना। उसमें क्या था? सॉफ्ट मेटल थे, यहाँ पे हार्ड मेटल हैं। ये अगर आपको डिफरेंस पता लग गया तो आप इजीली बता सकते हो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में क्या अंतर है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हम अब पढ़ेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज कैसे अलग है एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक में भी मेटल है, डी ब्लॉक में भी मेटल्स हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। एस ब्लॉक के अंदर जो हमारे मेटल हैं वो सॉफ्ट हैं, डी ब्लॉक के अंदर जो मेटल्स हैं वो हार्ड हैं। जो हमारा एस ब्लॉक है उसके अंदर बहुत जो है जिनका वेट कम है वो मेटल्स हैं, और डी ब्लॉक के अंदर हमारे हैवी मेटल्स। अब आते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर। देखो बेटा, सबसे पहली बात, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एस ब्लॉक वाले भी थे, ये भी हैं। ये हार्ड हैं, मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, यानी इनकी चद्दरें बनाई जा सकती हैं, इनको पीट कर इनके तारें जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, लेकिन एस ब्लॉक वाले में नहीं बनाई जा सकती क्योंकि वो सॉफ्ट हैं। ये आपको अंतर पता होना चाहिए। डी ब्लॉक वाले क्या हैं? हार्ड हैं। एस ब्लॉक वाले में उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम थे, यहाँ पे हाई है, यानी इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। किससे? एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक के अंदर अगला पॉइंट देखो आप, फोर्थ पॉइंट, कि ये आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड दोनों बनाते हैं, यानी आयनिक बंध भी बनाते हैं और संयोजी बंध भी बनाते हैं। जबकि अगर आप अपने एस ब्लॉक वाले पे जाओगे तो वहां देखोगे कि वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, यानी वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, दोनों तरह के बंध बना रहे हैं। दूसरी चीज, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पांचवा पॉइंट, कि जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट थे उनके अंदर आयनेशन एनर्जी बहुत कम थी, उनका साइज बहुत बड़ा था। पी ब्लॉक वाला जो हमने पढ़ा, नॉन मेटल वाला और मेटलाइड वाला और मेटल वाला, उसके अंदर आयनेशन एनर्जी हाई थी, साइज बहुत छोटा था। लेकिन इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों के बीच में है ट्रांजिशन, यानी बीच का, एस का और पी के बीच का, तो इनकी आयनेशन एंथैल्पी जो है या एनर्जी जो है वो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच की है, ठीक है। तो ये आपका अंतर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के अंदर हो गया, ठीक है। अब इसकी और जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको और ग्रुप के एलिमेंट से बिल्कुल अलग करती है। अब आते हैं उस पर। छठा पॉइंट देखो बेटा, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट को हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने में मदद करते हैं। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में कार्य नहीं करते। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, आयरन है, ये सारे क्या है? उत्प्रेरक हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने में मदद करते हैं या किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने में मदद करते हैं बाय लोअरिंग देयर एक्टिवेशन एनर्जी। वो हमारे क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, एस ब्लॉक वाले नहीं करते, ये एक अंतर है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा, सातवां पॉइंट जो इनको अलग करता है दूसरे ग्रुप के एलिमेंट से, कि ये जो है अलॉय बनाते हैं। अलॉय होता है बेटा मिश्र धातु, ये मिश्र धातु बनाते हैं। जो भी हमारी मिश्र धातु है, जैसे आपकी स्टील है, स्टील में क्या होता है? आयरन और कार्बन। आयरन क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसी तरह से आपका ब्रास है, कॉपर और जिंक, वो क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट है, कॉपर और जिंक भी। तो ये क्या कर रहे हैं? मिश्र धातु बना रहे हैं। ये और कोई ग्रुप, कोई ब्लॉक के एलिमेंट ना तो कैटलिस्ट के रूप में काम करेंगे, ना ही वो उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगे, सॉरी, ना ही वो मिश्र धातु के रूप में, और ना ही वो उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगे, यानी दे विल नॉट एक्ट एज ए कैटलिस्ट एंड दे विल आल्सो नॉट फॉर्म अलॉयज। ये क्लियर होगा? डी ब्लॉक का और एस ब्लॉक का दोनों मेटल हैं, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर
प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं। एस ब्लॉक वाले सॉफ्ट हैं, डी ब्लॉक वाले हार्ड हैं। एस ब्लॉक वाले जो हैं उनके लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, डी ब्लॉक वाले के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। एस ब्लॉक वाले सिर्फ आयनिक बंध बनाते हैं या आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, डी ब्लॉक वाले आयनिक बंध भी बनाएंगे और संयोजी बंध भी बनाएंगे यानी कोवलेंट बॉन्ड भी बनाएंगे। जो हमारे एस ब्लॉक वाले होते हैं उनकी आयनिक एनर्जी बहुत कम है, जबकि डी ब्लॉक वाले की आयनिक एनर्जी एस और पी के बीच की है। एक और जो यूनिक पॉइंट है इनके दो, कैटलिस्ट के रूप में और अलॉयज के रूप में सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट काम करते हैं और कोई ब्लॉक के एलिमेंट्स काम नहीं करते। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे पूछे जाते हैं एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी, पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी, आप मैं 100% श्योर हूँ इजिली कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजीली आराम से अटेम्प्ट हो सकता है। अब आता है लास्ट, दैट इज एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक किनको कहेंगे? जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे तो किस में जाएगा? एफ ब्लॉक में। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते वक्त एफ में गया है तो वो क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमने पढ़ा था दो सीरीज है हमारी, एक लेंथेनॉइड वाली है और एक पेनॉइड वाली है। एफ ब्लॉक की पोजीशन कहाँ है? पेरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे। दो हमने सीरीज बना रखी है वहां पे, एक लेंथेनॉइड की सीरीज है और एक एक्टेनॉइड की सीरीज। तो उनके बारे में अब हम डीपली पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो एफ ब्लॉक की एक तो सबसे पहली बात, ये हैवीएस्ट मेटल है। जो हमारे ये भी मेटल है मेनली एफ ब्लॉक वाले, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग है। जैसे ये हैवीएस्ट मेटल है, इनके भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, लेकिन एक और प्रॉपर्टी अलग हो गई, दे आर कलर्ड। ये सारे इनका रंग होते हैं। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर रेडियोएक्टिव। ज्यादातर क्या है? रेडियोएक्टिव है। रेडियोएक्टिव क्या होते हैं? जो कुछ देर के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं और उसके बाद डिसोशिएट होके और वो डिकम्पोज हो जाते हैं, किसी और फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, रेडिएशंस वगैरह इमिट करते हैं, वो हमारे क्या है? रेडियो एक्टिव हैं। तो ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। तो रेडियो एक्टिव है, ये जो है ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी को पढ़ना भी हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एक और इसके अंदर चीज आ रही है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारे होते हैं, जैसे एक वैलेंसी होती है उसी तरह से का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, लेकिन इनके बहुत सारे ऑक्सीजन स्टेट हैं। देखो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आयरन है। आयरन का आपने पीछे 10वीं या 9वीं के अंदर भी पढ़ा होगा, उसकी वैलेंसी +2 भी होती है और +3 भी होती है। वो वैलेंसी नहीं है एक्चुअल में, वो क्या है? उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब हम प्लस लगा देते हैं तो वो क्या है? उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये जो है ब्लॉक के एलिमेंट है, देखो सबसे पहली बात तो हैवीएस्ट मेटल है, कलर्ड है, रंग होते हैं सभी के, सभी मेटल्स चमकती हैं, कोई ना कोई रंग देती हैं, ज्यादातर रेडियोएक्टिव हैं यानी ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करती, और बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आयरन का, आयरन +2 भी है, +3 भी है। कॉपर है, कॉपर +1 भी होता है, कॉपर +2 में भी शो होता है। तो ये इनके क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वैलेंसी से ही मिलता जुलता टर्म है, लेकिन बिल्कुल अलग है। वैलेंसी अलग चीज है, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है और ऑक्सीजन स्टेट होता है नेट चार्ज ऑन एटम, एक एटम पे चार्ज कितना है। जैसे आयरन पे +2 का है तो वो उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन पे +3 का है तो वो उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हमारे एफ ब्लॉक की जो है कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप इनको अगर अभी सुनने के बाद अगर आंख बंद करके इसको, मतलब वीडियो को बंद करके, आंख बंद करके नहीं, वीडियो को बंद करके अगर आप लिख रहे होगे कैरेक्टरिस्टिक एस ब्लॉक की, तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि तीन चार कैरेक्टरिस्टिक हर किसी की लिख सकते हो। इसको ट्राई जरूर करना, आप इसको वीडियो को बंद करके और उसके बाद इनकी कैरेक्टरिस्टिक को लिखना, फिर उसके बाद मैच करके देखना कि आपकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपने सही लिखी है। अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपका ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक वाले जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और आपको ये भी अश्योर करता हूँ कि एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में कि एस ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक लिखो या पी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक लिखो या डी की लिखो, ये जरूर क्वेश्चन आएगा जब भी आपका टेस्ट होगा, चाहे वो आपका यूनिट टेस्ट हो, चाहे आपका जो है हाफ ईयरली टेस्ट हो, चाहे आपके एनुअल एग्जाम। तो और दूसरी एक और चीज है, चलो एग्जाम में ना भी आए, हम ये भी वो करते हैं,
लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, ये जनरल आइडिया देते हैं आपको कि जो आप ग्रुप पढ़ने जा रहे हो, क्योंकि हमें सारे ग्रुप्स पढ़ने हैं धीरे धीरे, कुछ हम 11th में पढ़ेंगे, कुछ हम 12th में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे वहां पे। वो आपको वहां पे जब आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक पता होगी तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हमारा एक टॉपिक जो है वो इसके अंदर एक और खत्म हो गया है कि हमने जो हमारे 4 ब्लॉक्स हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है। उम्मीद करता हूँ सभी आपको कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्लियर होंगी और आप इनको इजीली जो है अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, और लिखनी भी है आपने सभी। ठीक है, ये आप इनको लिखना, इनको याद करना, समझना में जरूरी है, लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप घर में बैठकर अपनी सेहत का ध्यान रखकर, अपने माता पिता का कहना मानकर, अपने जो टीचर्स हैं जो आपको गाइडेंस कर रहे हैं, जो आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसको रेगुलर करेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे जब तक कि हमारे स्कूल नहीं खुलते। और जब स्कूल खुलेंगे तब हम और ज्यादा इस चीज को रिवाइज करेंगे, फिर से इन चैप्टर्स को करने की कोशिश करेंगे। वहां आपका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा, अगर आपने अभी लिख लिया तो वहां आपका रिटर्न वर्क का काम खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपका क्या काम बचेगा, सिर्फ समझने का। और साइंस क्या है, समझने के लिए है। अगर आप समझोगे, साइंस से आसान कुछ नहीं है, आर्ट्स कॉमर्स से भी आसान। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, समझते नहीं, रट्टा मारते हैं। तो रटोगे अगर आप साइंस को तो साइंस आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगी। समझना है, अगर आप समझोगे तो मेरे ख्याल से आपको इससे इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं लगेंगे। अभी आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा, ये तो बहुत ज्यादा है, ये है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। अभी आपकी जैसे एज भी बढ़ेगी, आपका जो है बॉडी का स्ट्रक्चर भी जो है इंक्रीज होगा, तो उस हिसाब से आपकी मेमोरी भी इंक्रीज होगी। जितना आप अपनी मेमोरी को यूज करोगे आपकी मेमोरी उतनी ही बढ़ेगी। सिर्फ आपको कुछ बच्चों को जो खास तौर से हिंदी मीडियम से हैं और जो इंग्लिश मीडियम में आए हैं उनको थोड़ा बहुत लगेगा क्योंकि उन्होंने वर्ड्स नहीं पढ़े हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मेरे पास अभी पिछले साल जो 12th क्लास जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उनमें ज्यादातर जो बच्चे थे वो हिंदी मीडियम से आए थे। और आपको बताऊं उन्होंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पछाड़कर, और जो वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे वो अब भी क्लास में टॉप कर रहे हैं। तो वो ये डिपेंड नहीं करता कि आपने 10th तक हिंदी में साइंस पढ़ी है या इंग्लिश में पढ़ी है, वो डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे। आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, कितना अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं। अपने आप को जितना कंसंट्रेट रखोगे स्टडीज में आप उतना ही आगे बढ़ोगे। तो आपको एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। अपनी पढ़ाई जारी रखना, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, सबसे पहले सेहत फिर पढ़ाई, ये दोनों ही जरूरी हैं। तो आपने वीडियो को देखा, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप जो मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दिया है यहाँ पे, इस पे जाकर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैप्पी वॉचिंग एंड कीप हेल्थी। थैंक यू।